दिल्लीच्या निर्भयाला ज्यांनी न्याय मिळवून दिला त्या सुप्रसिद्ध असा वकील सीमा कुशवाहा आपल्यासोबत जोड़े आहेत। सीमा जी, लोकशाही मराठी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला जी, सवाल आपका आपसे, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरा पहला सवाल, निर्भया रेप कांड के बाद पूरा देश दहला गया। उसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस भी पूरे देश में आए, लेकिन आज भी ऐसे हादसों का सिलसिला जारी है। उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया, ऐसे कितने सारे हादसे हैं। कोलकाता में भी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया, फिर मर्डर किया गया। महाराष्ट्र में भी बदलापुर में छोटे बच्चियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। ऐसे जो हादसे होते हैं, इसका एग्जैक्टली कारण क्या हो सकता है? हाँ, देखिए एग्ज़ैक्टली अगर कारण पर जाएँ तो सबसे बड़ा कारण तो मानसिकता है, जो कि फीमेल को लेकर के ये मानसिकता ही है ऐसी विकृत जो कि इस तरीके के क्राइम करने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आ जाता है। और ये मानसिकता जो है ये पनप कहाँ से रही है? ये हमारे समाज के अंदर जो पैट्रियार्किकल थॉट प्रोसेस है, जो माइंडसेट है, ये वहाँ से आ रही है। निर्भया केस की बात करें तो निर्भया जब अपने बस में जा रही थी, वो अपने दोस्त के साथ, रात का 8 बजा था। जिन लोगों ने उनके साथ अपराध किया, जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने उनका रेप करा, तो उनका बाद में एक इंटरव्यू चला था बीबीसी पर। तो उसमें एक्यूज था मुकेश सिंह। उसका ये कहना था इंटरव्यू में कि ये महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं, इनको घर से नहीं निकलना चाहिए। तो अगला सवाल ये आता है कि इनको घर से नहीं निकलना चाहिए, ऐसे अपराधियों के दिमाग में डाला किसने? सही है। तो ये एक चला आ रहा है, ये थॉट प्रोसेस है, ये मानसिकता है जो पैट्रियार्किकल पितृसत्तात्मक समाज की ये सोच है कि स्त्रियां घर के अंदर रहेंगी और पुरुष घर के बाहर रहेंगे। तो ये समाज में बदलाव ना होने के कारण और इस तरीके की मानसिकता वाले लोग समाज में आते हैं, तब वो अपराध करते हैं। अगर हम ट्रेनी डॉक्टर की बात करें जो कोलकाता में जिस बिटिया के साथ अपराध हुआ, वो संजय रॉय, जिस व्यक्ति ने अपराध किया, रेप करा, उनका मर्डर किया, वो व्यक्ति उसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था। तो वो मानसिकता लिए तो घूम रहा, उसी मानसिकता का एक दिन उसने क्रूअल रूप दिखा दिया और हमारी बेटियां वो बेटी के साथ उसने अपराध किया और उस बेटी का मर्डर कर दिया। तो ये मानसिकता समाज में ही व्यापक है, समाज में ही व्याप्त है और इसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और इस पर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि निर्भया के बाद लगातार केस हो रहे। बदलापुर में आप सोचिए कि छोटी-छोटी 4 साल की 2 बच्चियों के साथ एक इतना अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपराध करता है। वो स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उनका घर हो गया, कहीं पर भी हमारी बेटियां सेफ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बेटियों को एम्पावर्ड करने से जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इस समाज में जो इस क्रिमिनल माइंडसेट के लोग बैठे हैं, विकृत मानसिकता के लोग हैं, इन पर काम करने की जरूरत है, इनको सुधारने की जरूरत है। सीमा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बता रहे हैं कि इस तरह की मेंटेलिटी है, ऐसी मानसिकता बनी है। ऐसी मानसिकता को बदलाव करने के लिए समाज में क्या करना जरूरी है? देखिए, निर्भया केस के बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे कानून में तो बदलाव किए गए, अमेंडमेंट हुए, चाहे वो सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, जुवेनाइल एक्ट हो एंड पोक्सो एक्ट हो। लेकिन समाज में लोगों की मानसिकता बदले, उस पर हमने कोई काम किया ही नहीं। जागरूकता अभियान छोटे-मोटे कभी-कभी चले, जैसे लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमने लार्जेस्ट लेवल पे कोई काम नहीं किया है, कोई महिलाओं के लिए पायलट प्रोजेक्ट नहीं आया। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो परिवार के अंदर, घर के अंदर जो अपब्रिंगिंग हो रही है बच्चों की, जो परवरिश की जा रही है जिस परिवार के अंदर, सबसे पहले तो हमें वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। कि वो जो छोटे बच्चे हैं वो एटलीस्ट जब वो चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, तो हमें पहले उनको आइडेंटिफाई करके उनको ये सिखाना है कि बेटा-बेटी बराबर हैं। बेटी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसका भी उतना ही राइट है इस देश पर, परिवार पर, समाज पर और देश की हर व्यवस्था पर, उसको भी उतनी ही स्वतंत्रता है। ये हमें बेटियों को जितना नहीं सिखाना है, उससे ज़्यादा हमें बेटों को सिखाना है, ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल, कॉलेज में एक स्पेसिफिक इन सारी चीज़ों पर क्लास होना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पर काम करने की ज़रूरत है। अगर कहीं गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी जहाँ पर काम हो रहे हैं, वहाँ पर एक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई व्यक्ति जॉइन करता है किसी कंपनी को, लेबर क्लास हो, अपर क्लास हो, कोई भी एवरी प्लेस पर, सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि उसको ये ट्रेन किया जाए कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस है। अगर किसी फीमेल के साथ आपने छीटा-कसी भी की, छेड़खानी भी करी,
रेप और मर्डर तो बात की बात, तब भी आपको पनिश किया जाएगा। ये सारी चीजें जिस दिन होना शुरू हो जाएंगी, मुझे लगता है कि समाज में बदलाव भी बदलाव। होगा। और उसके बाद फिर आ जाएगा कानून का इम्प्लीमेंटेशन। कानून जो हमने बनाए हुए स्ट्रिक्ट कानून है, उनका लागू होना। और अगर वो फिर लागू, ऐसा अपराधी कोई अपराध करेगा तो डेफिनेटली फिर उसको डर होगा कि मुझे सजा हो जाएगी, मैं आजीवन कारावास हो जाएगी, डेथ पेनल्टी हो जाएगी। जो ये सजा जल्दी से जरूर। जल्दी हो, फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड होगी, तो फिर डिटरेंट भी पैदा होगा। सीमा एक जी, तरफ हम एक सोसाइटी का सवाल। माइंडसेट बदलना है, जी, जी। एक सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की जो एक्टिविटी, इस तरह की जो इतनी गंदी हरकत आरोपी करते हैं, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या अपना कानून इन सारे चीज़ों के लिए इनफ नहीं है कि आरोपियों में इस कानून का डर पैदा हो सके, क्योंकि इतनी इस तरह की एक्टिविटी करने की हिम्मत इन आरोपी की होती है। देखिए, हमारे पास जो कानून है, और भी स्ट्रिक्ट कानून लाने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कानून कितने लाएंगे। बहुत सारे कानून है हमारे पास। निर्भया के साथ जब अपराध हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, रेप लॉ में बदलाव किए गए, बहुत सारी जगह पर बदलाव किए गए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव किए गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उनको लागू नहीं, उनका इन्फोर्समेंट नहीं। तो जब तक वो लागू नहीं होंगे, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं, अगर उनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक सजा नहीं होगी टाइम बाउंड, तो फिर उनके अंदर डर पैदा नहीं होगा। तो इन कानूनों का परिवर्तन, इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। देखिए, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हैदराबाद में जो एक हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद बहुत सारी चर्चा हुई थी, क्योंकि वहाँ पे एनकाउंटर किया गया था। लेकिन उस एनकाउंटर के बाद बहुत सारी चर्चा उस पे हुई, बहुत सारी बहस हुई। किसी ने उनको सही कहा, किसी ने गलत कहा। इतने हार्ड एंड फास्ट जो सज़ा दी गई, उस पे भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। आपकी इस पे क्या राय है? हाँ, देखिए, वो हैदराबाद में दिशा रेड्डी वाला जो केस था, जिसमें रात को उस बिटिया को जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया, उसमें एनकाउंटर कर दिया गया था। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और डेमोक्रेसी में हर किसी को सुने जाने का अधिकार है। एक एक्यूज है, उसको भी सुने जाने का अधिकार है। तो वहां पर ट्रायल होता तो शायद ज्यादा चीजें क्लियर होती, लेकिन वो एनकाउंटर सही था या गलत था, जब तक हमें ये पता नहीं चलता, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एनकाउंटर उस केस में सही था। क्योंकि अगर वो अपराधी अपराध भी किया और बाद में पकड़ में भी नहीं आ रहे, भाग रहे हैं, तो पुलिस के पास जो एक्शन लेने के राइट है, वो उन्होंने लिया, लेकिन वहीं पर चीजें खत्म हो गई। और मे बी कि ऐसे केसेस में चांस कभी कभी ये भी हो जाते हैं कि मेन कल्प्रिट कोई और हो, और उस तक हमारी रीच ही नहीं। तो फिर ऐसे अपराधियों को तो बढ़ावा भी मिलेगा कि मेन अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो नहीं पकड़े गए हैं, और कोई और व्यक्ति को हमने हार्ड एंड फास्ट करके इस तरीके से एनकाउंटर कर दिया। तो इसीलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आपने निर्भया केस लड़ा है, इसके दौरान आपको क्या-क्या कठिनाई आई थी? निर्भया केस की अगर बात करें, तो सच में आज मुझे लगता है कि जो मैंने उस समय संघर्ष किया, जो ट्रैवल किया, जो चीजें, जो हर्डल्स आ रहे थे, वो बहुत ही डिफिकल्ट था। क्योंकि इस देश में 1 मिनट के अंदर 4 अपराधियों को फांसी पहली बार दी जानी थी, और ये लड़ाई बहुत बड़ी थी। हर्डल्स ये थे सबसे बड़ा कि जितना हम उन अपराधियों के वकील से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उतना ही हम इस सिस्टम से लड़ रहे थे। क्योंकि सिस्टम को भी नहीं बहुत सारी चीजें ये पता है कि कोई व्यक्ति डेथ पेनल्टी से अगर अवॉर्डेड है, कोई कल्प्रिट, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाना है। कुछ लोगों का ये कहना था कि अभी तो इनकी मर्सी पेटिशन बाकी है जी। जबकि डेथ पेनल्टी से किसी को अवॉर्डेड किया जाता है, हाई कोर्ट अगर कंफर्म कर देती है, तो उसी के बाद का ये प्रोसेस है कि जो भी कंसर्न पुलिस है, वो एक्यूज को बताएगी कि आपके पास इतने दिन का समय है, अगर आपने कोई अपनी पेटिशन फाइल नहीं की तो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो जाएगा। ये चीजें जजेस को तक नहीं पता थी, जो ट्रायल कोर्ट में जजेस थे। तो इतना हर्डल उनको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। फिर लॉ के जो लूप होल्स हैं, उसमें कि दिल्ली जेल मैनुअल की एक केस में अगर एक से ज्यादा अपराधी है, तो जब तक सबके अधिकार खत्म नहीं हो जाएंगे, चाहे वो उनकी अपील हो, उनकी एसएलपी हो, उनका रिव्यू पेटिशन हो, क्यूरेटिव पेटिशन हो, मर्सी पेटिशन हो, इन 32 का प्रोसेस हो, जब तक सबके एग्जॉस्ट नहीं होंगे, तब तक किसी को भी नहीं फांसी दी जाएगी।
इसीलिए आप हम सब ने देखा कि ये प्रोसीडिंग जो है कि डेट टलती जा रही थी, वो लॉ की खामियां हैं, वो लॉ के लूप होल्स हैं। तो ये सब इसको कहीं हर्डल्स आ रहे थे बार बार। और दूसरा मुझे लगता है कि अब अपने देश में भी ये टेंडेंसी नहीं है कि जिनको फांसी की सजा सुना दी गई है तो इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। वो प्रोसेस बहुत लेंदी है, उसको भी इजी बनाना जरूरी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि हम हर बार सुनते हैं कि बेटियों के साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ है, ऐसी भी बहुत सारी चर्चा होती है कि कुछ बेटों के साथ में भी इस तरह का जो हरकतें हो चुकी है, इस तरह की चर्चा बार बार होती है। क्या सच में ऐसे कुछ केसेस आपके पास आए थे और इसमें क्या सच्चाई है? अगर ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो इसको रोकने के लिए क्या करना ज़रूरी है? देखिए, हमारे पास एक पोक्सो एक्ट के रूप में एक कानून है, जिसमें जो न्यूट्रल जेंडर है, जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें ये कवर किया गया कि 18 साल से जो छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके साथ भी अपराध होता है। मेरे पास एक केस है जिसमें बच्ची 18 साल की और उस बच्ची का जो भाई था छोटा है वो 5 साल का है। जब वो बच्चा 3 साल का था, उसके जो अंकल हैं उन्होंने उस बच्चे के साथ, बेटा बेटी दोनों के साथ फिंगरिंग करी थी और वो बेटे के साथ भी करी। तो ये रियलिटी है समाज का, ये भी एक क्रूर चेहरा है कि बेटियों के साथ साथ बेटों के साथ भी अपराध हो रहे हैं, लेकिन वो पोक्सो में कवर हो रहे हैं वो केसेस, लेकिन इसको हम झुठला नहीं सकते। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे मल्टी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी बेटियों, लेकिन ऐसे बेटे तो अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, सही है कि हमने अगर वो बात रखेंगे कि मेरे साथ किसी ने गलत करा है तो ये कहा जाएगा अरे मर्द होकर के इसका, उस बच्चे का मजाक बन जाएगा, उस आदमी का मजाक बन जाता है जी। तो इसके लिए भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है और इससे बिल्कुल भी नहीं इसको नकारा जा सकता है कि मेल पर्सन के साथ क्राइम नहीं होते हैं, इस तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट वाले होते हैं। ऐसे भी केसेस सुने हैं, बट इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, पिछले कई बार इस मुद्दे पे बहस हुई है, चर्चा हुई है फांसी की सज़ा के बारे में। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दी जाए ना दी जाए, क्योंकि बहुत से बार रेप होने के बाद फांसी की सज़ा ये सोचकर उसका मर्डर भी किया जाता है रेप के बाद, तो इस पे रोकना ज़रूरी है, ऐसे भी कुछ चर्चा हो रही थी। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, 2-3 चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो पोक्सो एक्ट है हमारे पास, उसमें अगर 12 साल से छोटी बच्ची है और उसके साथ छोटा बच्चा या बेटा या बेटी है, उसके साथ अगर अपराध हुआ है तो फांसी की सज़ा का प्रावधान है, उसके साथ गैंग रेप अगर हुआ। उसके अलावा अगर 18 साल से कम है और उसके साथ एग्रावेटिव तरीके से, बहुत ही घृणित तरीके से अगर रेप किया गया है तो उसमें डेथ पेनल्टी है और आजीवन कारावास है। अदरवाइज रेप लॉ में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है। रेप में और उसके साथ मर्डर कर दिया गया तो उसमें फांसी है, और साथ ही साथ अगर गैंग रेप है और वो गैंग रेप में भी 20 साल की सजा है, आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन रेप लॉ में कहीं पर भी डायरेक्टली अगर देखें, पोक्सो एक्ट को निकाल दें तो फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, वो तो मर्डर एंड रेप में है, या फिर जो 18 साल से छोटी बच्चियां हैं उनके साथ अगर अपराध हुआ है, रेप हुआ है तो उस सारी चीजों में। तो ये क्लियर कट ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए कि रेप लॉ में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि होना चाहिए। देखिए, और एक सवाल है, जो बदलापुर में इंसिडेंट हुआ महाराष्ट्र में, उसके बाद एक चर्चा हो रही थी कि वो जो क्रिमिनल था वो मानसिक रोगी था, मेंटली वो डिस्टर्ब था। तो आपने बहुत सारे केसेस आज तक देखे होंगे इसके रिलेटेड, तो इसमें ऐसा कुछ सीन होता है क्या, वो जो रेपिस्ट जो क्रिमिनल होता है वो सच में मेंटली कुछ डिस्टर्ब होते हैं, या फिर ये सारे इंसिडेंट के बाद सजा कम करने के लिए ऐसा कुछ बनाव किया जाता है? देखिए, एक और चीज है कि मेंटली अगर वो डिस्टर्ब था तो जिस प्लेस पर वो काम कर रहा है उसने कभी उसको नोटिस नहीं किया क्या कोई? क्या हम मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं? अगर एम्प्लॉयमेंट दिया गया तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और फिर किसने आइडेंटिफाई किया कि वो मेंटली डिस्टर्ब था? किसने करा? तो क्यों ना जब अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, स्कूल कॉलेज में किसी भी प्लेस पर, तो क्यों ना एक सर्टिफिकेट मांग लिया जाए उसकी मेंटल हेल्थ का। और ऐसे व्यक्ति
अगर हम जिनको क्राइम होने के बाद आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो पहले भी तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और ऐसी मानसिकता पनप कहाँ से रही है कि वो मानसिक रोगी अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो इस तरीके का हीनियस क्राइम क्यों कर रहा है, बच्चियों को ही टारगेट क्यों कर रहा है, उसने कोई और अपराध क्यों नहीं किया, उसने चोरी क्यों नहीं की, उसने कुछ और ऐसा क्यों नहीं किया। मैं मतलब चोरी को जस्टिफाई नहीं कर रही, अगर कोई मानसिक रोगी होगा लेकिन वो पर्टिकुलर थिंग्स की वो बेटियों को ही टारगेट कर रहा है, तो मानसिक रोगी हो या कोई रोगी नहीं भी हो, लेकिन मानसिकता अगर रोगी है, मानसिकता अगर खराब है, तो बेटियों के साथ किसी भी जगह और कोई भी व्यक्ति अपराध करता है जी। वैसा ही कोलकाता में हुआ, निर्भया केस में भी हुआ, उन्नाव में आप हम सभी ने देखा, हाथरस देखा, अभी बदलापुर देखा, उसके अलावा मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि कहीं से अच्छा खासे लोग कहेंगे जिनको सो कॉल्ड हम सिविलाइज्ड भी बोल देते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं समाज में, लेकिन उनकी असलियत तब है जब वो आइडेंटिफाई कर लिए जाते, जब वो क्राइम करते और उनके अगेंस्ट में रिपोर्टिंग हो जाती, तब वो सच्चाई खुल करके सामने आती है कि नहीं, ये व्यक्ति तो इस माइंडसेट का भी है और क्रिमिनल भी है। देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, बट जब भी आप किसी क्रिमिनल के साथ में डिस्कस कर रहे हो तो उस वक्त उस क्रिमिनल की मेंटेलिटी क्या होती है? मतलब कभी किसी क्रिमिनल को अफसोस होता है या वो उनकी एग्जैक्टली मेंटेलिटी उस वक्त क्या होती है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो? देखिए, मैंने ज्यादातर केसेस में एक ही चीज देखा कि इनके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं होता, डर बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये चीज बाद में भी होती है रिफ्लेक्ट, क्योंकि अगर डर होता उनके अंदर तो वो रिफ्लेक्ट होता ना, वो उनको गिल्टी फील होता। अभी आपके महाराष्ट्र की एक बेटी श्रद्धा विकास वालकर, बिल्कुल, दिल्ली में जिनके साथ मर्डर हुआ, दिल्ली में आपको पता होगा, बसई की रहने वाली थी वो, उस बिटिया के 35 टुकड़े कर दिए, उसका जो लिव इन पार्टनर था उसने। वो हर डेट पर कोर्ट में आता है। आप लोगों को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, जब उसको देखती हूँ उसके अंदर जरा सा भी डर नहीं है, मुस्कुराता है, हंसता है, और उसको ये लगता है कि पता नहीं उसने कितना बड़ा काम किया है। तो बिल्कुल जरा सा भी कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है मन में। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसा व्यक्ति अभी तक इस समाज में हमारे आपके बीच में छुपा हुआ है और उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जब किसी भी रेपिस्ट के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उस वक्त आपका नजरिया क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो आपको बताऊं कि जब इस तरीके का कोई अपराध करता है, कोई भी रेपिस्ट होता है, तो मेरा पर्सनली मन करता है कि उसको गोली मार दे, क्योंकि एक जीती जागती ह्यूमन बीइंग को वो लाश बना करके छोड़ देते हैं। वो अलग बात है कि मेरी बेटियां सरवाइव कर रही हैं, अपने लिए आगे बढ़ रही हैं, फाइट कर रही हैं, लेकिन इस सिस्टम से फाइट करना, लड़ना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे लोगों को जब मैं मिलती हूँ तो ये सोचती हूँ कि ये व्यक्ति जिसने आज अपराध किया कल इसी समाज का हिस्सा था और आज इसने ये अपराध किया है। पता नहीं कितने लोग ऐसे और घूम रहे होंगे और आए दिन हमारी बेटियों को इस तरीके से ये अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, उनके साथ अपराध करते हैं, उन बेटियों की लाइफ खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जब मैं इनसे सामना होता है तो मन में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी एक चीज है कि एटलीस्ट जो भी हमारे पास कानून है, जितना भी मुझसे हो सकता है, मैं अपने केसेस में कोशिश करती हूँ कि उन बेटियों को न्याय मिले और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और उसके लिए मैं अपनी जान भी जोखिम में डाल करके लड़ती हूँ बेटियों के लिए। एक केस का एग्जाम्पल देती हूँ। ललितपुर में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की बच्ची के साथ, जो 15 साल की थी, उस व्यक्ति की जो अपराधी है उसकी भी बेटी 15 साल की और उसकी नेबर की बेटी भी 15 साल की, उसके घर में खेलने आई और उस बच्ची के साथ उसने रेप किया। फिर उस बच्ची ने कहा कि घर पर बता देंगे, उसको मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन डाल के जिंदा जला दिया अपने घर। फिर उसके बाद थ्रेटनिंग इशू है। अब मुझे वो केस ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि अब फाइनल आर्गुमेंट की तरफ है, जाना है उसमें धमकी दी जा रही है कि आर्गुमेंट यहाँ पर कोर्ट में आकर के, उत्तर प्रदेश के ललितपुर का केस है। अच्छा, तो जान भी ऐसे लोग को ये लगता है कि नहीं, ये वकील क्यों खड़ी हो रही है, हमें सजा क्यों दिलवा रही है, और इस फीमेल की हिम्मत कैसे पड़ गई। अगर कोई बेटी जिसके साथ रेप हुआ उसने आवाज उठाई तो उसकी जान को भी खतरा बना रहता है।
कि ये आवाज कैसे उठा रही, इसकी हिम्मत कैसे होगी। तो इस तरीके का पूरा जब सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर स्पेसिफिक हमारे पास कोई इतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं है कि जो विटनेस है, जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, उसको हमने सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ खास किया हो। और जो लोग विटनेस के रूप में आकर के कोऑपरेट करें, आगे सहयोग करें कि हमने देखा, हमने आइडेंटिफाई करा है या कुछ चीजें सुनी है, तो वो आकर के वो लोग पीछे हटते हैं। तो उस पर भी बहुत कानून हमें स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, लोगों को सेफ सिक्योर करने की ज़रूरत है। आप एक सीनियर एडवोकेट हो, वकील हो, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। समाज में इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना ज़रूरी है, इसकी आपको अच्छे तरह से, पूरी तरीके से मालूमात है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोकशाही मराठी के माध्यम से आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन, क्या सुझाव देना चाहेंगे कि लॉ में एग्जैक्टली क्या बदलाव करना ज़रूरी है? देखिए, मैं लोकशाही आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार और स्टेट सरकार, जितनी भी हमारे राज्य हैं देश के अंदर, उन हुँ, सारे राज्यों की सरकार और केंद्र सरकार से मेरा एक ही अनुरोध है, कम से कम देश की आधी आबादी के लिए महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम हुँ, उनका एक फंडामेंटल राइट के रूप में उनको दिया जाए। एक इतना स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाए जिसमें छोटी बच्ची से लेकर के जो अपनी माँ की कोख में है, उस बच्ची से लेकर के एक बुजुर्ग महिला तक उन सबके अधिकारों की बात की गई हो। और वो अधिकार ऐसे होने चाहिए जो कि उनको बचाते हों, उनको सेव करते हों। ये तो हमारे पास ऑलरेडी कानून है, जो कि बीएनएस है, इन सारी न्याय संहिता है कि इसमें अगर अपराध हो गया तो उसको सज़ा मिलेगी। जी, लेकिन अपराध ना हो बेटियों के खिलाफ, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर हमने एक महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम जिसमें कि हर स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देगी अपने राज्य की महिलाओं को और केंद्र सरकार कि हम आपको सुरक्षित करेंगे। तो अभया, निर्भया, बदलापुर जैसे बच्चों के साथ अपराध नहीं होंगे। उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हमें चलाना होगा जिसमें कि हमें हर घर को शामिल करना होगा, हर उस प्लेस को शामिल करना होगा जो शिक्षा के माध्यम है, जहाँ से बच्चे कुछ सीख रहे हैं। चाहे वो हमारा प्रथम पाठशाला परिवार हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी जगह, कोई भी जगह हो सकती है। उसके लिए अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है। जितना हम बेटियों को एम्पावर्ड करने की बात कर रहे हैं कि उनको सशक्त बनाना है, महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि बेटों को समझाना, बेटों को सेंसिटिव बनाना है और बेटों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप करनी है कि जो आगे बढ़ रही हैं बेटियाँ, जी, जो आपकी बहन है, मदर है, जो आपकी कलीग है, जो आपकी पत्नी है, इन सबको वो एक्सेप्ट करना सीखे। उनकी आइडेंटिटी को उनको इंडिविजुअल इंसान की तरह ट्रीट करे, ना कि उनके अंदर एक ही टैग दे दिया जाए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। नहीं, उसके अलावा भी इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी है, उसका रिस्पेक्ट करना सिखाया जाए। हमारी जो अभ्या बेटी थी, जो कि कोलकाता की, हुँ, 3 बजे रात को आप सोचिए 36 ऑवर वो बेटी काम करके उस समय सो रही थी, बैठ कर के सो रही थी। तो हमारी बेटियाँ तो इक्वल कंट्रीब्यूट कर रही हैं ना समाज में, सोसाइटी में, कंट्री में, जब भी सही है। वो आगे बढ़ रही हैं। वो नहीं कह रही कि हम कभी काम से पीछे हटेंगे, लेकिन उनको सेफ सिक्योर करने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? वो तो सरकार की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एज़ ए समाज हमें और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पॉलिटिकल विल पावर होगी, हुँ, एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर होगी, पुलिस सेंसिटिव होगी, पुलिस बल की संख्या ज़्यादा होगी, जुडिशरी हमारी जुडिशियल रिफॉर्म होगा और एज़ ए कॉमन पीपल लोगों का जब इन्वॉल्वमेंट होगा, तो डेफ़िनेटली बदलाव आएगा। हमें ये नहीं देखना है कि जब मेरी घर की बेटी के साथ कुछ अपराध होगा, हुँ, तभी हम आवाज़ उठाएँगे। किसी के घर की भी बेटी हो सकती है। हम वर्क प्लेस पर जहाँ काम करते हैं, जितने भी मेरी मेल पर्सन से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो जिस दिन ये इंश्योर कर लेंगे कि मेरे साथ वर्क प्लेस पर करने वाली हर महिला सुरक्षित है और वो सिर्फ इसलिए नहीं सुरक्षित है क्योंकि वो एम्पावर्ड है, वो पैसे से स्ट्रांग है, वो मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनली नहीं। वो इसलिए भी वो सेफ और सिक्योर है क्योंकि उसके साथ काम करने वाला मेल पर्सन उसके साथ गलत नहीं होने देगा। तो ज़रूर। ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है और इस चीज़ को भी हम नहीं नकार सकते हैं कि जितना बेटियाँ एक्टिव होकर के आगे आ रही हैं, उतनी ही संख्या में देश का एक बहुत बड़ा मेल का तबका जो निर्भया केस में भी खड़े रहे, हमेशा लड़ाई लिए, अभया के लिए सारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, हर कोई अपनी जगह पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इसको बहुत बड़े लेवल पे करने की ज़रूरत है।
कि एटलीस्ट हमारा वर्क इतना स्ट्रांग हो कि घर में बैठी एक छोटी सी बच्ची को कोई छूने से भी डरे, बेड टच उसको करने से डरे, कि पता चल जाएगा। वो बच्चे को हमें इतना स्ट्रांग बना देना, उस बच्ची को इतना अवेयर कर देना, उस बेटे को इतना अवेयर कर देना कि उसके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो वो माइंडसेट उसका डेवलप कर देना है कि वो कम से कम अपने पेरेंट्स को तो बताए। हमारे छोटे-छोटे बच्चे तो ये बात भी नहीं बता पाते हैं। तो ये सब अगर होगा तो डेफिनिटली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जी सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकशाही मराठी के साथ बातचीत करने के लिए। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जिन्होंने निर्भया की केस लड़ी, न्याय देने का काम किया, पूरे देश में जिसकी निर्भया केस की चर्चा थी, वो सीनियर एडवोकेट सीमा कुशवाहा हमारे साथ थे, जिन्होंने सारे तरीके से डिस्कशन किया। सोशल इश्यूज क्या है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एजुकेशन पॉलिसीज़ में क्या बदलाव करना ज़रूरी है, गवर्नमेंट ने इस पे क्या बदलाव करना ज़रूरी है, इन सारे मुद्दों पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें सजेशन दिया। सोशल इश्यूज़ पे इन मुद्दों के आधार पर बदलाव होना आज के लिए बहुत ज़रूरी है। लोकशाही मराठी की ओर से भी सभी पेरेंट्स और सोशल इश्यूज़ के बारे में सभी से रिक्वेस्ट है कि इन मुद्दों के आधार पर सोच विचार विमर्श करके इन मुद्दों का इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू सो मच।